हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंटेक्स वाला पार्ट कवर करने वाले हैं और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी बच्चे क्लास 10th में है या क्लास 12th में है या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। जहां पे भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 12th यूपी बोर्ड में सिंटेक्स नाम से ये 3 नंबर के पूछे जाते हैं। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में एरर करेक्शन के फॉर्म में ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगर आप क्लास 9 या क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो तो वहां पे आप चाहोगे कि सेंटेंस आपके एरर फ्री हो, तो वहां पे भी आपको ये सीखना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि कोई सेंटेंस कब एरर फ्री हो पाएगा और कैसे एरर फ्री हो पाएगा, कैसे किसी सेंटेंस को जब लिखा जाए तो उसमें एरर ना हो, या फिर किसी सेंटेंस में एरर दिया हो तो उसको कैसे समझ पाए कि वहां पे एरर है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे पास कुल 18 से 20 क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है वीडियो आखिरी तक देखने के बाद कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो में कुछ सीखने को है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, और दूसरा है द नंबर ऑफ इनवाइटीज आर इंक्रीजिंग। अब इन दो क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। जब भी अ नंबर ऑफ लिखा हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब, और जब भी द नंबर ऑफ लिखा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब। देखो, पहली बात मैंने क्या बोली, अगर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके साथ अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहां पे प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी कि यहां पे हो जाएगा हैड। और अगर द नंबर ऑफ दिया हो तो उस नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो यहां पे हो जाएगा इज। ये तो हो गई क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान से समझना कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, ये मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप बोलते हो ना अ नंबर ऑफ बुक्स, मान लो मैंने बोला अ नंबर ऑफ बुक्स, तो एक्चुअल में मेरा फोकस ना बुक्स पे हो गया, और ये अ नंबर ऑफ ना डिटर्मिनर बन गया। थोड़ा सा बता दो, डिटर्मिनर क्या होते हैं, नाउन के साथ यूज किया जाते हैं, जैसे मेनी बॉयज मेनी बुक्स, सम बॉयज सम बुक्स, मच टाइम या मच मनी। ठीक है, तो ये मेनी है, मच है, सम है, ये सब एक तरह के डिटर्मिनर है। एवरी है, ईच है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डिटर्मिनर का काम करते हैं। आप ऐसे समझ लो कि एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरह। ठीक, तो जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, यानी कि डिटर्मिनर जो बन गए हैं, तो इसके साथ तो ये नाउन जो बनेगा इसी नाउन के हिसाब से वो लगाओगे। अब बताओ, अ नंबर ऑफ बुक्स, जैसे आपने लिखा मेनी बुक्स, बताओ वो क्या लगाओगे, मेनी बुक्स इज या मेनी बुक्स आर? श्योर सी बात है सर, मेनी बुक्स आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मेनी तो डिटर्मिनर है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेन नाउन तो हमारा बुक्स हो गया, और बुक्स हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर। बात समझ आ गई? उसी तरह से अ नंबर ऑफ है, ये जो मेनी है ना, उसी तरह से अ नंबर ऑफ है। जब आप बोलते हो नंबर ऑफ, तो आपका फोकस हो जाता है बुक्स पे, यानी कि मेन नाउन हमारा हो गया बुक्स, और इस बुक्स की वजह से प्लूरल वर्ब। बात समझ आ गई? अब दूसरी बात सुनो, जब आपने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स है इनकी संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या। तो फाइनली हमारा मेन नाउन कौन बन गया? नंबर। अगर मेन नाउन हमारा नंबर बन गया तो यहां इस नंबर के हिसाब से वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो, जब हम बोलते हैं अ नंबर ऑफ बुक्स, तो इस समय हमारा बुक्स मेन नाउन होता है, और मेन नाउन के हिसाब से मेन वर्ब प्लूरल, क्योंकि बुक्स लिखी हुई है। जब हमने बोला द नंबर ऑफ बुक्स या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम बोलते हैं बुक की संख्या या उन विद्यार्थियों की संख्या। तो संख्या यानी कि नंबर हमारा मेन नाउन, और इस नंबर की वजह से सिंगुलर वर्ब। एक और बात बता दी कि जब आप नंबर ऑफ बोलते हो तो एक्चुअल में डिटर्मिनर का काम करने लगता है, तो मेन नाउन बुक्स हो जाता है। जब आप द नंबर ऑफ बुक्स बोलोगे तो ये ऑफ प्रीपोजिशन की वजह से, आप यहां नहीं कहोगे कि सर ऑफ प्रीपोजिशन हो गया और बुक्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फाइनली सब्जेक्ट नंबर हो जाएगा। मैंने हर तरीके से ये बात आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कुल मिला के अ नंबर ऑफ के साथ आपको प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। और इससे अच्छा तरीका है समझने का कि जब आप बोलते हो अ नंबर ऑफ बुक्स, तो इसका मतलब आपका फोकस बुक्स पे है। अ नंबर ऑफ बुक्स है ना, हैव बीन परचेज्ड, खरीदी गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की संख्या, नंबर इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।
अ नंबर ऑफ बुक्स और द नंबर ऑफ बुक्स। बात समझ आ गई? अ नंबर ऑफ बुक्स के साथ हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है, और क्यों करना है ये भी समझा दिया। द नंबर ऑफ बुक्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्यों करना है ये भी बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मेरे पास, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। ये जो न्यूज है ना, इसने डिस्टर्ब करके रख दिया है मेरे दिमाग की शांति को। ठीक है, अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि सर ये जो न्यूज है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो थोड़ी सी बात काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बार कर लेते हैं। सर काउंटेबल का मतलब संख्या, व्हाट डू मीन बाय संख्या, यानी कि नंबर। अनकाउंटेबल का मतलब मात्रा, व्हाट डू मीन बाय मात्रा, यानी कि अमाउंट। सर काउंटेबल का मतलब मेनी, यानी कि आप उसके लिए मेनी यूज करोगे। अनकाउंटेबल का मतलब मच, उसके लिए आप मच यूज करोगे। सर सम ऐसा है ना, सम, ये तीनों डिटरमिनर है, मेनी, मच और सम। सम का प्रयोग चाहे काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल सबके लिए बराबर है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात, अगर कोई नाउन काउंटेबल होगा तो या तो वो एक होगा और या एक से ज्यादा। अगर एक होगा तो उसको बोलोगे सिंगुलर, और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। सर अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो फिर वो सिंगुलर भी होगा और एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल हो जाएगा। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनेगा, बट उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे हमेशा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। अगर ऐसा है और आपको पता चल गया कि न्यूज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो इसका सिंगुलर प्लूरल तो नहीं बनेगा, बट अनकाउंटेबल होने की वजह से हमेशा इसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब। क्या एक बात ये समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरी बात और सीख लो थोड़ी सी। दिस और दैट ये आपके सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज ये आपके प्लूरल होते हैं। ठीक है, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। आपको पता चल गया न्यूज कैसा नाउन है, सर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल है तो यहां पे तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, हैज। इसके अलावा दीज तो प्लूरल होता है, दीज क्या होता है, प्लूरल। हमें क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिंगुलर, और दीज का सिंगुलर फॉर्म होता है दिस, तो यहां पे लिखो दिस। आई थिंक आपको समझ में आ गया। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। समझ में आ गया सभी को? पक्का बोलना, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन और है हमारे पास, इन दोनों को भी देख लेते हैं पहले। जैसे यहां लिखा हुआ है, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। ठीक है, अब जिस तरह से आपने न्यूज बोला ना, 4-5 नाउन मैं बता दे रहा हूं जो आपके लेवल पे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बोले जाएंगे। फर्नीचर, ज्वेलरी, है ना, लगेज, जो मैं 4-5 नाउन बता रहा हूं, जैसे फर्नीचर, ये आपको ध्यान रखना है, लगेज, ज्वेलरी। ठीक है, तो ये ऐसे नाउन है, न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, पोएट्री हो गया और सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया। ये 5-6 नाउन आपको बता दिया। पोएट्री, सीनरी यहां पे दे रखे हैं, बाकी न्यूज, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना। ठीक है, या एडवाइस एक वर्ड होता है, एडवाइस। ये कुछ वर्ड जो मैं बता रहा हूं ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और क्यों मैं बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे और नाउन होते हैं, बट ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाएंगे और ज्यादातर पूछे गए हैं। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब इनके साथ कैसी वो होनी चाहिए, सिंगुलर। इसके अलावा अगर ये अनकाउंटेबल है तो इनका तो सिंगुलर प्लूरल बनेगा नहीं, इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज की जाएगी। ये बात भी समझ में आ गई? इस वजह से यहां जो हिज पोएट्रीज लिखा हुआ है, हिज पोएट्री इज मिस्टिक आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को? या तो हिज पोएम्स लिख दो, पोएम का प्लूरल बन सकता है बट पोएट्री का प्लूरल नहीं बन सकता। उसी तरह से द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, तो पहली बात तो इसको सीनरी करो। क्लियर हो गया? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। इसके अलावा ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, कश्मीर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो फाइनली सब्जेक्ट सीनरी हो गया। अगर सीनरी सब्जेक्ट हो गया तो यहां की वजह से यहां पे इज होना चाहिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। ठीक है, जिन लोगों को बीच में ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, जहां मैंने बोला कि ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद आने वाला नाउन इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये बात समझ लें कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा गया तो ये नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो फाइनली सब्जेक्ट सीनरी बन गया और सीनरी की वजह से यहाँ पे इज होगा, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी और आपके पोएट्री, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी वजह से यहाँ पे हिज पोएट्री और यहाँ पे इज करना पड़ेगा। मिस्टिक मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, गूढ़, है ना, थोड़ा सा रहस्यमयी। और यहाँ पे सीनरी को आईएस हटा दो, SCENERY कर दो सीनरी, और सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, वो चार्मिंग है। सभी को ये बात समझ में आ गई? पक्का?
ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का। अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसका सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। ये अलग बात है कि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी नाउन का क्वेश्चन है और यहाँ पे डबल एपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और डबल एपॉस्ट्रोफी मिला। ये सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मैं अभी भी बता दूं कि अभी भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन बहुत सारे जो कंपटीशन वाले बच्चे होंगे, मैं उनको कह सकता हूं कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करो तो हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या उसके कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आ जाए। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा है राम्स डॉटर्स सन्स आर वेल बिहेव्ड, मतलब वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे से व्यवहार करते हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हो कि डबल एपॉस्ट्रोफी है, मतलब 2 बार जो है पोजीशन दिखाने की कोशिश की गई है। इसको कैसे सही करेंगे? तो थोड़ा सा इसको समझ लो कि ये सही नहीं होता है। अगर आप 2 बार ऐसे लगाओगे तो ये गलत होता है। आप बोलना चाह रहे हो राम के भाई की कार, आप बोलना चाह रहे हो तो आप कभी इस तरह लिखोगे राम्स ब्रदर्स कार। डबल एपॉस्ट्रोफी जो है एरर मानी जाती है, ये सही नहीं माना जाता कि ये गलत है ना, ग्रामर में इसको गलत माना जाता है। तो इसको सही करने का तरीका है आप इस बाद वाले नाउन को आगे लेते आओ। आप लिख दो द कार ऑफ राम्स ब्रदर। देखो बन गई वही बात, द कार ऑफ, क्योंकि पोजीशन दिखाने का 2 तरीका होता है। अगर आपको पोजीशन दिखाना तो एक तरीका होता है कि ऑफ लगा दो और एक तरीका है कि आप एपॉस्ट्रोफी लगा दो। ऑफ और एपॉस्ट्रोफी लगा के दिखा सकते हो। ऑफ आप चाहे 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एपॉस्ट्रोफी लगातार ऐसे 2 बार लगाने पे एरर हो जाता है। अब देखो अब भी बात वही हो गई, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, राम के भाई की कार बन गया, राम के भाई की कार। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, उसको चोरी कर लिया गया। उसी तरह दूसरा वाला कर लेना, राम्स डॉटर्स सन्स आर वेल बिहेव्ड। तो बाद वाले नाउन को शुरू में लेते आओ, लिख दो द सन्स ऑफ राम्स डॉटर्स। ये डॉटर्स प्लूरल है ना, मतलब राम की लड़कियों के बच्चे वेल बिहेव्ड हैं। राम्स डॉटर्स सन्स आर वेल बिहेव्ड। और यहां पे ये अपॉस्ट्रोफी एस भी मतलब केवल डॉटर से लिख दो, है ना, क्योंकि हिसिंग साउंड आने लगेगा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से राम्स डॉटर्स सन्स आर वेल बिहेव्ड। तो राम की बच्चियों के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। द सन्स ऑफ राम्स डॉटर्स आर वेल बिहेव्ड। तो ये 2 तरीका हो गया, मतलब ये तरीका हो गया इन दोनों क्वेश्चंस को सही करने का, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगातार 2 बार अपॉस्ट्रोफी दिखाई गई है और वहां पे आपको दोनों बार पोजीशन दिखाना है, जैसे कि राम के भाई की कार, राम्स ब्रदर्स कार, तो आप बाद वाले नाउन को स्टार्टिंग में ले आओ, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, और तब भी बात वही होगी और वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला है व्हेन ही अवोक। ये अवोक जो है ना, ये पास्ट है, V2 है, ठीक है। अगर ये V2 है तो देखो यहां पे भी आस्क लिखा है, ये भी V2 है। अगर ये सारी बातें वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे पास्ट इंडेफिनिट में लिखी गई हैं, तो ये प्रेजेंट में कहां से आ जाएगा कि मैं कहां हूं? उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां हूं, नहीं मैं कहां था। ये बात समझने के लिए आपको छोटी सी एक बात मैं समझ जाता हूं, नरेशन की बात, ठीक है ना। ही सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। बहुत छोटी सी बात है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सर सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, तो ही टोल्ड मी, कनेक्टर के तौर पर दैट लगा लीजिए, ठीक है। थर्ड पर्सन नो चेंज ही। अब मैं यहाँ पे नरेशन नहीं सिखाने वाला, सिर्फ समझाने वाला हूं कि क्या बात हो रही है। जैसे ही सेड टू को टोल्ड में बदला तो ये V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब आगे जितनी भी बातें होंगी वो V2 में ही लिखी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाएंगी, वो प्रेजेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि ये पास्ट में है। अगर ये शुरू वाली क्लॉज पास्ट में है तो बाद वाली क्लॉज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। अब ही इज माई फ्रेंड है तो ही वॉज माई की जगह पे हिज हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, तो ही वॉज हिज फ्रेंड। अब ये बातें किसी और सेशन में आप जाकर नरेशन की वीडियो देख लो क्यों यहाँ पे हिज होगा। आप ये समझो इज का वॉज हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह से व्हेन ही अवोक, जब वो उठा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर आई वॉज। क्लियर हो गया? और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ये वाला बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। अगर यहां पे इज की जगह पे ही विल लगा होता, ही विल गो देयर, आप इसको समझ लो, यही नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी ही विल गो देयर। अब इसको चेंज करो तो ये आ जाएगा, ही टोल्ड मी बन गया, कनेक्टर के तौर पे दैट लगा दिया, ही थर्ड पर्सन है तो ही लगा दिया। अब विल तो उस समय था जब उसने कहा कि मैं जाऊंगा, अभी तो ये बात पास्ट में हो गई ना। नरेशन आप चेंज करते हो तो टेंस आपका पीछे चला जाता है। उसी तरह विल और शैल को आप किसमें चेंज करते हो? वुड में, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। ठीक उसी तरह से यही आपको जो नरेशन बनाते हो वही आपका एरर फॉर्म में आ गया।
ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। सर ये टोल्ड V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर आपकी ये जो मेन क्लॉज है ना पास्ट में ना, तो इसको विल को क्या कर दो, वुड कर दो। क्लियर हो गया? ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर। अगला क्वेश्चन देखो, मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। इसको भी समझो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मेनी क्या होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हो, बोलते हो। देखो मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत सारे बच्चे फील्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये बात लिख दी, मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगर इधर कट रहा हो तो थोड़ा ध्यान रखना, मैंने बोल दिया बहुत सारे बच्चे आपके फील्ड में जो है खेल रहे हैं। बॉयज आपका मेन नाउन है, मेनी आपका डिटरमिनर का काम कर रहा है। क्लियर? आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, मेनी अ बॉय, मेनी अ बॉय, कई एक लड़के। अब जैसे मेनी अ बॉय लिख दिया तो अब ये नाउन सिंगुलर बन गया, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब इज प्लेइंग इन द फील्ड। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं सिर्फ दो बातों ऐसे बोलूंगा, इन दोनों बातों को ऐसे बोलूंगा कि आप मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करोगे। मेनी बुक्स हैव बीन सोल्ड, बहुत सारी किताबों को बेच दिया गया है। इसी बात को आप ऐसे बोलो, मेनी अ बुक, बुक्स की जगह पे अ बुक लगा दो। मेनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज कर दो, मेनी अ एन, वो नाउन के हिसाब से ए एन लगाना पड़ेगा। तो मेनी अ बुक, अब मेनी अ बुक लिख दिया तो हैज बीन सोल्ड, वहां पे सिंगुलर नाउन यूज करना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को देखो, मेनी अ बॉय, आप चाहो तो अ बॉय को काट के बॉयज कर दो, एक तरीका ये था इसको सही करने का। बट क्योंकि अच्छा आपके जो 12th में एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि इसको सही करिए, तो आप मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा, मेनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा। बट जो सही तरीका होता है वो समझने का ये है कि अगर ये बात लिखी गई तो गलत तो है नहीं, आपका ये भी सही है, मेनी अ बॉय। अब ये भी जब सही है तो आप इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर दो, तो इसी वजह से मेनी अ बॉय के साथ वर्ब मत लिखो, वाज लिख दो। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, आप मेनी बॉयज लिख दोगे तब भी सही है, बट क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हमको वर्ब चेंज करनी चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो, तो उस वजह से मेनी अ बॉय हमारा सब्जेक्ट है, मेनी डिटरमिनर है, अ बॉय हमारा मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसकी वजह से सिंगुलर वर्ब होगा। वो बात हमने वहां समझ ली। यहां समझने वाली बात ये थी कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ए बॉय की जगह बॉयज कर दीजिए ना, तब भी तो सही है, बिल्कुल सही है, मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, बट हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब को चेंज करते हैं। ऐसा करना चाहिए, हमें प्रेफर करना चाहिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करें। उस वजह से मेनी अ बॉय की वजह से हमने इसको वॉश कर दिया, क्योंकि ये लिखा हुआ गलत तो है नहीं, तो हम सही उसको करेंगे जो हमको गलत लगेगा आगे चल के, तो इसको वॉश कर दीजिए। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, आई हैव नॉट सीन हिम लेट। इसको समझाने के लिए सिर्फ इतना समझा दे रहा हूं, ये लेट जो एडजेक्टिव होता है ना, लेट, ये एडवर्ब का भी काम करता है ना। मैंने उसको नहीं देखा है, कब नहीं देखा है, हाल में, ये लेट यहां पे हाल कहना चाह रहा है। और रिसेंटली, आई हैव नॉट सीन हिम रिसेंटली, रिसेंटली वाले सेंस में लेट का एडवर्ब फॉर्म होता है लेटली। अगर मैं आपको कुल मिला के समझाना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो लेट है ना, लेट का मतलब होता है देर से, ठीक है। जैसे लेट का मतलब ये भी होता है कि अब वो नहीं रहे, जैसे लेट कोई किसी नाउन के आगे अगर आप लेट लगा दोगे, हिज लेट फादर, तो इसका मतलब अब वो नहीं रहे, ठीक है, नो मोर, हिज नो मोर। तो लेट जो है वो एक तो देर के सेंस में और एक नो मोर के सेंस में एडजेक्टिव के तौर पे यूज करता है। एडवर्ब के तौर पे भी ये देरी वाले ही सेंस में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको बताना है कि रिसेंटली, हाल ही में, बहुत जल्दी, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो उसके तौर पे इसकी एडवर्ब फॉर्म लेटली होती है और ये अलग वर्ड होती है। जैसे आपको बता दूं, एक वर्ड होता है हार्ड, तो हार्ड जो है ना, यही एडजेक्टिव भी है और यही एडवर्ब भी है, ध्यान से समझना। लेकिन एक वर्ड हार्डली भी होता है, बट इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक। ये बात किसी और वीडियो में समझ लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया कि यही हार्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन, और यही हार्ड एडवर्ब है। इट इज रेनिंग हार्ड, बहुत तेज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हार्ड, नॉट हार्डली। हार्डली का मतलब शायद ही कभी, ये दूसरा बिल्कुल इसका मीनिंग बदल जाएगा, ये भी एडवर्ब है, मीनिंग बदल गई। उसी तरह से ये जो लेट है ना, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। बट जो आप कहना चाह रहे हो ना, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, तो आप कहना चाह रहे हो मैंने उसको हाल में नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, तो इसी वजह से यहाँ पे लेट की जगह यूज कर दो लेटली। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। ये हार्ड वाला भी और ये लेट वाला भी, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार बता सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। चलो अगला देखो, नेवर आई हैव सीन सच अ मूवी। इसको समझने के लिए पहले नेवर को समझ लेते हैं। ये जो नेवर है, ये अभी आपका एडवर्ब है, इवन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इसको बोलोगे। नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
और जब भी नेवर है, ये हार्डली स्कार्फली था, या फिर एक नो सूनर आप पढ़ोगे वाक्य में आपके आता होगा नो सूनर, इनसे वाक्य को शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और इस चीज को इन्वर्जन नाम देते हैं। फिर बता रहा हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के पहले है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर आप कभी हार्डली, स्कार्फली, नो सूनर या फिर नेवर से वाक्य को शुरू करते हो, क्योंकि ये जोर देने के लिए होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं मैंने जिंदगी में कभी ऐसा लड़का नहीं देखा, क्या वाहियात किसी का आदमी है ये, मैंने ऐसा आदमी कभी देखा ही नहीं। अब मुझे बोलने टाइम तो मैंने आपको समझा दिया अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, लेकिन मुझे लिखना हो और मुझे समझाना हो कि मैं ऐसी ही बात बोलना चाह रहा हूं, इस तरीके से कहना चाह रहा हूं, तो मुझे वहां नेवर को आगे रखना पड़ेगा। जब मैं नेवर को आगे रखूंगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा और ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इसका नाम होता है इन्वर्जन। और तब आपको बोलना पड़ेगा नेवर हैव आई सीन सच अ बॉय। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई है तो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मैं लिख सकता हूं आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। लेकिन आप बोलना चाहते हो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा ऐसा लड़का, बहुत ही बेकार लड़का है, कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में, तो फिर इस नेवर को आगे लाओ और लिखो नेवर हैव आई सीन सच अ बॉय। अब नेवर को जब आगे किया तो हैव आपका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ध्यान रखना, जब आप लिखते हो ना ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। फिर हमने लिखा इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो इस टाइम ये इंट्रोगेटिव हो गया, इज ही अ गुड बॉय। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा तो वो इंट्रोगेटिव होता है। बट अगर किसी एडवर्ब के लिखे जाने की वजह से या किसी ऐसे फ्रेज के लिखे जाने की वजह से आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख रहे हो, क्योंकि वो जोर देने के लिए लिखा गया हुआ है, तो फिर उस टाइम पे वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, वो इन्वर्जन बोला जाएगा और बाद में वहां फुल स्टॉप लगेगी, इंट्रोगेटिव का साइन नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? एक बार फिर बोल रहा हूं, सुनो। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। क्लियर? एक बात खत्म। दूसरी बात, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको अगर आप वाक्य के शुरू में लिखोगे, हालांकि वो बीच में लिखे जाते हैं, बट अगर उनको वाक्य के शुरू में लिखोगे, या कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनको वाक्य के शुरू में लिखोगे, तो वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो वो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बाद में इंट्रोगेटिव का साइन लगाना चाहिए। नहीं, तब वहां पे इसका नाम पड़ जाता है इन्वर्जन। यानी कि इंट्रोगेटिव अलग चीज है, इन्वर्जन अलग चीज है। हालांकि है एक ही चीज, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा, बट इन्वर्जन जो है वो पॉजिटिव यानी कि फुल स्टॉप के साथ लिखा जाएगा और इंट्रोगेटिव आपके इंट्रोगेशन वाले क्वेश्चन मार्क के साथ। इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हो, इन्वर्जन में क्वेश्चन नहीं होता, वो इम्फेसाइज करने के लिए होता है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन देखो, नेवर आई हैव सीन सच अ मूवी, मैंने ऐसी मूवी कभी नहीं देखी। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सर नेवर को उठा के बीच में कर दो ना, आई हैव नेवर सीन सच अ मूवी। बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट क्योंकि आप जोर देने के लिए वो उसने नेवर आगे रखा ही इसीलिए, ये रखना गलत थोड़ी है, उसने रखा ही इसीलिए कि वो जोर दे सके उस बात पे। तो अगर ऐसा है तो फिर इस हैव को आई के पहले कर दो, और हैव को आई के पहले कर दोगे तो मैं फिर बता दूं, हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले हो तो वो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है, बट यहां पे इंट्रोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप ही रहेगा और इसका नाम है इन्वर्जन। अगर नेवर से, नो सूनर से या कई बार हार्डली, स्कार्फली से सेंटेंस को आप शुरू करते हो, क्योंकि ये एडवर्ब होते हैं एक तरीके के, तो इस टाइम पे आपको इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, तब क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वहां फुल स्टॉप ही लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आई होप कि आप इस बात को समझ पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? सो नहीं रहे हो ना? देखो, बोरियत तो नहीं हो रही है? काफी मैं हंस हंस के नहीं पढ़ा रहा हूँ, काफी सीरियस पढ़ा रहा हूँ। बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हो, हंसते ही नहीं हो, बिल्कुल लगातार पढ़ाते ही रहते हो, ऐसा लगता हो कि पढ़ाने का आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। सर थोड़ा हंस लिया करो, ठीक है? देखो अभी क्या है, आई अवॉइड टू गो देयर, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आई अवॉइड टू गो देयर, अभी जो अवॉइड वर्ड है ना, अगर आपके लेवल पे मैं समझाना चाहूं, है ना, क्योंकि है तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया और काफी ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली ये क्लास 12 लेवल के हिसाब से ही बना रहा हूं मैं, तो यहां पे मैं समझा दूं। दो वर्ड ऐसे हैं जो आपके पेपर में बहुत बार मिलेंगे आपको, अवॉइड है, एंजॉय है, या कई बार स्टार्ट या स्टॉप है। हालांकि इनके साथ आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं, तो इसको रहने दो। आप अवॉइड समझ लो और एंजॉय समझ लो। दो वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि इनके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना। आपको समझाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसको समझाने लगूंगा तो आपको शायद समझने में दिक्कत होगी, तो अभी के लिए बस इतना समझा दूं कि एक्चुअल में मेन वर्ब हमारी अवॉइड ही है। ये तो कंफर्म है कि आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब हमारी अवॉइड है, और ये जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है।
और नॉन फाइनाइट तीन प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये 2 + V1 है तो ये इन्फिनिटिव है। और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अवॉइड और इंजॉय के साथ हमको नॉन फाइनाइट वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा जिरंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिरंड। जिरंड का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक बार फिर सुन लो, ऐसी कुछ वर्ब होती हैं, ऐसी कुछ वर्ब होती हैं, जैसे आपने पेपर में भी आया हुआ है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू, ये भी दोनों ध्यान रखना, विथ अ व्यू टू, ये आपके पेपर में आ जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू के साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म, यानी कि वो जिरंड होता है, टू प्रीपोजिशन हो जाता है तो अब जिरंड हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको और भी सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब पता नहीं बहुत सारे लोगों को इनको नॉन फाइनाइट वर्ब भी नहीं पता होगा, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं वहां पे इस लेवल तक नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया नहीं जाता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर लुक फॉरवर्ड टू आपको सेंटेंस में दिख रहा है या विथ अ व्यू टू दिख रहा है और उसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म यूज करनी है तो वो आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, वो जिरंड बोला जाएगा। ठीक उसी तरह से अवॉइड और एंजॉय ऐसी वर्ब है जिनके बाद आने वाली वर्ब वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और वो नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वो जिरंड फॉर्म में होनी चाहिए। और क्वेश्चन में आपको बार बार वहां पे इंफिनिटिव फॉर्म दिया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा, और वो ये है कि सर अवॉइड के साथ 2 + V1 नहीं होना चाहिए, अवॉइड गोइंग होना चाहिए। आई अवॉइड गोइंग देयर। बात समझ में आ गई? क्यों हो पाया? अवॉइड आपका मेन वर्ब है, गोइंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये तीन प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। और ये बात ध्यान रखनी है अवॉइड और एंजॉय के साथ, क्योंकि ये दोनों पेपर में आपके आए हुए हैं, कई बार यही दोनों पूछे गए हैं। अवॉइड और एंजॉय के साथ आपको जो दूसरी वर्ब लगानी होगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी और वो हमेशा जिरंड होनी चाहिए, न कि इन्फिनिटिव। ठीक है ना? और आपको बार बार इन्फिनिटिव लगा देगा। ठीक, आप कैसे लिखेगा? आई इंजॉय टू रीड बुक्स, आई इंजॉय टू रीड बुक्स। तो आपको सही करना पड़ेगा, सर इंजॉय एक ऐसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कि इसके साथ आने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी ना वो इन्फिनिटिव नहीं होगी, वो जिरंड होगी। तो यहां पे लिख दो रीडिंग, आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। आई केम हियर, मैं यहां आया था विथ अ व्यू टू रीडिंग बुक्स, रीड बुक्स तो गलत हो जाएगा, रीडिंग बुक्स। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? चलो, तो चार ये जो वर्ड है जो मैंने फ्रेज बताया ध्यान रखना, अवॉइड, एंजॉय, विथ अ व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू, ये आपके पेपर में आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज गॉन टू मुंबई यस्टरडे। अब ये समझ लो, ये जो यस्टरडे लिखा हुआ है ना, ये पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे या फिर कोई ऐसा लगा दे ईयर जो कि बीत चुका है, 1947, 2001, अभी 2021 चल रहा है तो 2020। अगर वहां पे कुछ ऐसा लिख जाए, या 2 मिनट्स अगो, 2 डेज अगो, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट सेकेंड, या फिर अभी ये अप्रैल चल रहा है तो सितंबर, क्या बोल रहा हूं मैं, अप्रैल चल रहा है तो मार्च, या फिर आपका जनवरी, इस तरह का कुछ भी लिख दे। या फिर आज अगर संडे है तो लास्ट वीक लिख दिया, या फिर मंडे लिख दिया, इस तरह का कुछ पीछे का कोई डे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो ये जो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसकी वजह से आपको केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब V2। प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज और हैव के साथ V3। ठीक है? लेकिन अगर किसी सेंटेंस में पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दे, पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, 2020, 2019, सितंबर, वो महीना बीत चुका हो, ध्यान रखना, या फिर कोई भी वो महीना जो बीत चुका हो, इस तरह का कोई टाइम लिख दिया तो आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अगर ये बात समझ में आ गई, और हैज प्लस V3, हैव प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वर्ड्स है, तो आप समझ गए होंगे कि यस्टरडे की वजह से यहां पे लिखना पड़ेगा वेंट। हैज गॉन का सेकंड फॉर्म यानी कि V2 होगा वेंट। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, सर क्यों ना यस्टरडे को हटा दें और इसको रहने दें ही हैज गॉन टू मुंबई। तो उनको मैं बता दूं कि ये जो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये टाइम है, और कभी भी आप टाइम के हिसाब से टेंस चेंज करते हो, टेंस के हिसाब से टाइम नहीं। समझ में बात? ये क्योंकि टाइम है और कभी भी आप टाइम को चेंज नहीं कर सकते। आप टेंस बना सकते हो, टेंस चेंज कर सकते हो, टाइम में चेंज नहीं कर सकते। तो टाइम के हिसाब से टेंस चेंज होता है, टेंस के हिसाब से टाइम नहीं चेंज होता है, और ये टाइम है तो टाइम के हिसाब से टेंस चेंज होगा, हैज गॉन की जगह वेंट होगा। बात समझ आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ही वेंट टू लखनऊ बाय अ कार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेंट टू लखनऊ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहां गया? लखनऊ गया। कैसे गया? बाय अ कार। अब समझना, जब भी तुम ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स देना चाहोगे, जैसे मैं कार से गया, है ना, तो इसका मतलब वो यातायात के साधन के तौर पे यूज कर रहे हो, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर। इसका मतलब वो यातायात के साधन के तौर पे जब भी यूज किया जाएगा और बाई प्रीपोजिशन वहां यूज हुआ हो
तो ध्यान रखना कोई आर्टिकल मत यूज करना, केवल होगा बाई कार। आई वेंट देयर बाई कार। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट हैंकर ऑन मनी। अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हैंकर का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायर करना, मतलब वो चीज आप उस चीज के पीछे पड़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड हैंकर। क्लियर? अब ये आपका क्वेश्चन ना फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। हैंकर के बाद आपको डैश देके लिख देगा, आफ्टर, ऑन, एट, इन, ये सब लगा के दे देगा। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हैंकर के साथ, क्योंकि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, है ना, या किसी चीज के लिए भाग रहे हो, तो दो प्रीपोजिशन यूज करोगे, या तो आफ्टर या तो फॉर। आफ्टर और फॉर यूज करोगे, ऑन नहीं यूज होगा, तो आप लिख दो डोंट हैंकर आफ्टर मनी। पैसे के पीछे मत भागो, डोंट हैंकर आफ्टर मनी। बात समझ में आ गई? हैंकर का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा रखना, है ना, टू हैव अ लॉट ऑफ डिजायर फॉर समथिंग, या फिर उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ना। ठीक, ऑन प्रीपोजिशन यूज नहीं किया था, ये गलत है प्रीपोजिशन। हैंकर के साथ या तो आप आफ्टर यूज करो या फॉर यूज करो, क्योंकि आप उस चीज के लिए हो तो उस चीज के लिए आपको आफ्टर और फॉर प्रीपोजिशन होती है, तो इन दो प्रीपोजिशन का यूज करो। मैंने यहाँ यूज कर दिया डोंट हैंकर आफ्टर मनी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, माई सेल्फ कैन डू इट। ये माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और बहुत बार लोग बोल देते हैं, आप आएंगे और बोलेंगे माई सेल्फ विनय कुमार, गलत है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट की तरह जो सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होता है वही यूज होगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस, और वो होता है आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू आपका सेकंड पर्सन में, ही, सी, इट और दे आपका थर्ड पर्सन में। मैं ये काम कर सकता हूं, तो माई सेल्फ कैन डू दिस नहीं, आई कैन डू दिस। माई सेल्फ विनय कुमार, गलत है, आई एम विनय कुमार। क्लियर हो गया? तो इसकी वजह से यहाँ पे माई सेल्फ गलत है और यहाँ पे होगा आई। बहुत बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा माई सेल्फ विनय कुमार, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आप सब्जेक्ट के तौर पे नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के तौर पे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का होता है, और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आई, वी, या फिर कोई भी जो प्रोनाउन आप यूज करना चाहते हो, ही, शी, इट। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज अ गुड बॉय बोलोगे, नॉट हिमसेल्फ इज अ गुड बॉय। हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव है भाई मेरे, रिफ्लेक्सिव को आप सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो ही इज अ गुड बॉय। अगला क्वेश्चन देखो, ही वॉज एन अफ्रेड चाइल्ड। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अफ्रेड चाइल्ड वाला, समझो इसको। ये जो अफ्रेड है ना, मुझे डर है कि मेरे फोन की बैटरी ना खत्म हो जाए, है ना, और वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है रुक सकती है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूं। चलो देखो, ये जो अफ्रेड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आपको एडजेक्टिव की एक चीज बताता हूं मैं, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है। दो तरीके से यूज किया जा सकता है इसको, एक तो ये आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट कौन है? आई। तब आपने, या फिर राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है? राम। समझ में आ गया? अब की बार आपने जो ये ऑनेस्ट यूज किया है इस समय, अभी जो यूज किया है वो देखो नाउन के बाद यूज किया है, ये प्रोनाउन के बाद यूज किया है। इसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक बार नाउन के बाद रखकर, एक बार नाउन के पहले। नाउन के पहले कैसे? एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय कैसा बॉय? ऑनेस्ट बॉय, तो ये ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आ गया? रिच है, रिच, राम इज अ रिच पर्सन, तो पर्सन लिख दिया ना, तो रिच वहां पे पर्सन के बारे में बता रहा है, पर्सन के पहले है, तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप बोलोगे राम इज रिच, तो अब की बार रिच जो है वो राम को बता रहा है, दोनों बार ही एडजेक्टिव था, बट इस बार वो नाउन के बाद लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एडजेक्टिव को आप कई बार नाउन के पहले और कई बार नाउन के बाद रख के यूज करते हो। अगर नाउन के पहले यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, अगर नाउन को बाद में यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब ये जो अफ्रेज एडजेक्टिव है, इसकी खासियत ये है कि ये केवल और केवल प्रेडिकेटिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिव नहीं यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर इससे? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अफ्रेड जो एडजेक्टिव है वो कभी नाउन के पहले नहीं लिख सकते हो, हमेशा नाउन के बाद। जैसे मैं डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड, तो अफ्रेड आपने आई के बाद लिखा। राम इज अफ्रेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राम डरा हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो राम इज अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, तो उस टाइम पे अफ्रेड है, कौन अफ्रेड है? राम, राम पहले लिख दिया आपने, तो इसका मतलब अफ्रेड को केवल प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है, नाउन के बाद यूज किया जाता है, नाउन के पहले नहीं। इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ही वॉज एन अफ्रेड चाइल्ड। इसकी जगह पे आप एट्रीब्यूटिव वाला एडजेक्टिव लिख दो, फ्राइटेन। फ्राइटेन एडजेक्टिव है, FRIGHTEND। ही वॉज अब एन हटा दो क्योंकि अफ्रेड की वजह से था, तो ही वॉज अ फ्राइटेन चाइल्ड। बात समझ में आ गई सबको? बोलो,
मैंने आपको समझाया कि ये जो एडजेक्टिव है ना आमतौर पे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, नाउन के पहले भी रखकर नाउन के बाद भी रखकर। बट अफ्रेड वो वाला टाइप का नहीं है भाई, ये तो साफ बोल देता है देखो भाई मुझे रखना है तो नाउन के बाद ही रखो, पहले मत रखो। ठीक, चलो अभी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मैं एक बार अपनी बैटरी चेक कर लूं। अब इन 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। आप एक बार चाहो तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो, बट नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन दूंगा। और एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपको लगा हो कि शेयर करने लायक है, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।